हाँ जी बच्चों, तो एक बार आप सब बच्चों का फिर से बहुत बहुत स्वागत है हमारी क्लासेस के अंदर। और सीए फाउंडेशन के बच्चों के साथ में हम एक बार फिर से जुड़ चुके हैं। और जैसा कि लास्ट क्लास के अंदर हमने आपके साथ में चैप्टर 1 के अंदर एक यूनिट और की थी, आज हम आपके साथ में यूनिट नंबर 8 स्टार्ट करने वाले हैं चैप्टर 1 की, दैट इज़ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। और दिस यूनिट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है जी, क्योंकि ये यूनिट का जो बेस बनेगा वो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है। और जैसा कि आप जानते हैं कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड जो है वो अकाउंटेंसी में बहुत आगे तक काम आने वाले हैं। हालांकि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कौन से होते हैं, कितने होते हैं, उसकी एक बेसिक जानकारी हम आपको देंगे। हालांकि आपके फाउंडेशन के सिलेबस के ऊपर बहुत एप्लीकेशन लेवल का अकाउंटिंग स्टैंडर्ड ही कवर होता है, तो हम उतना ही पढ़ेंगे, ठीक है जी। तो आइए जी, एक बार हम फिर से आपके साथ में शुरू करते हैं। और मेरा आप सब बच्चों से सबसे पहले तो ये निवेदन है कि जिन बच्चों ने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन जरूर प्रेस कर दें, ताकि जो आने वाले अपकमिंग यूनिट्स के वीडियोस हैं और जो नए चैप्टर्स की वीडियोस हैं वो भी आपको मिल जाए, ठीक है। और हम बहुत जल्द आपके साथ में सीए इंटर से रिलेटेड और जो स्कूलिंग के बच्चे हैं उनको भी एक क्वालिटेड एजुकेशन प्रोवाइड करवाने के लिए अकाउंटेंसी के कंसेप्चुअल बेस्ड वीडियोस लाने वाले हैं। तो जो अपने जूनियर्स हैं प्लीज़ उनको भी आप इस साइड डायरेक्ट करिए और वो सब्सक्राइब करेंगे तो दे विल ऑल्सो गेट द सम क्वालिटेड एजुकेशन वीडियो, ठीक है जी। तो आइए जी शुरू करते हैं और लौट करके आएंगे हम हमारे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड की यूनिट नंबर 8 के ऊपर। यूनिट नंबर जो हम बीच बीच में आपके साथ में कर रहे हैं, ठीक है जी। 7th यूनिट को मैंने एक बार के लिए स्किप कर दिया है। अभी हम पहले यूनिट नंबर 8 आपके साथ में इस वीडियो के अंदर कंप्लीट करेंगे, जो कि है जी अकाउंटिंग। अब सबसे पहले मैं आपको थोड़ा सा बेसिक बता दूं कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स क्या होते हैं। देखो जी, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स क्या होते हैं। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड नाम से पता लगता है कि अकाउंटिंग करने के लिए, या बोलूं देयर आर सम स्पेसिफिक अकाउंटिंग ट्रीटमेंट जिनके लिए कुछ स्टैंडर्ड सेट कर दिया गया है, या मैं बोलूं जिनके लिए कुछ बेंचमार्क सेट कर दिया गया है। तो फॉर द पर्टिकुलर ट्रीटमेंट जिनका डिस्कशन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में हो रखा है, आप उनका ट्रीटमेंट बिल्कुल वैसा ही करेंगे जैसा कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में दिया गया है। दैट मींस देयर आर सम स्टैंडर्ड, आप उससे नीचे आकर के काम नहीं कर सकते। आपको उन स्टैंडर्ड्स पर ही काम करना पड़ेगा, उन बेंचमार्क्स पर ही काम करना पड़ेगा। अब सबसे पहली बात यह आती है कि हमें ऐसा क्यों करना पड़ रहा है, इसकी नीड क्या है। देखो एक बात जरा सोच करके देखो, एक बहुत बेसिक सी एक मैं आपके साथ में डिस्कशन करता हूं कि जैसे कि मेरे पास में एक एएस नंबर 2 होता है। एएस नंबर 2 बोले तो वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्री, या बोलूं एएस नंबर 3 जो कैश फ्लो स्टेटमेंट होती है। आपने 12th क्लास में पढ़ा भी है एएस नंबर 3 कैश फ्लो स्टेटमेंट। अब एएस नंबर 3 के अंदर एक बात लिखी गई, कैश फ्लो स्टेटमेंट को बनाने के दो मेथड होते हैं। There are two method of cash for preparation of cash flow statement. One is the direct method and the another is the indirect method. अब मैं आपसे क्या कहना चाह रहा हूं कि एक इंडस्ट्री के अंदर दो कंपनीज है। एक इंडस्ट्री है, मान लो टेक्सटाइल इंडस्ट्री। अब टेक्सटाइल इंडस्ट्री के अंदर कपड़े की दो कंपनीज है। उन दोनों कंपनीज के डेटा को, उन दोनों कंपनीज के फाइनेंशियल स्टेटमेंट को कंपेयर करके हमें यह पता लगाना कि कौन सी कंपनी बेहतर है, या उन दोनों कंपनीज के कैश फ्लो स्टेटमेंट को कंपेयर करना। अब दिक्कत क्या है कि एक कंपनी ने डायरेक्ट मेथड से कैश फ्लो स्टेटमेंट बना रखा है, तो दूसरी कंपनी ने इनडायरेक्ट मेथड से कैश फ्लो स्टेटमेंट बना रखा है। मेरी बात समझ में आती है। तो अब क्या हम उन दोनों कंपनीज को कंपेयर कर सकते हैं? जी नहीं, क्योंकि उन दोनों कंपनीज का जो डेटा हमारे पास में अवेलेबल है वो सेम नहीं है। दैट्स द ओनली रीजन कि हम उनको कंपेयर भी नहीं कर सकते। तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड आपको गाइड करता है कि कुछ चीजें ऐसी है, ये जब आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाते हैं अपने, तो आप कृपया करके फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को इस तरह से बनाएं ताकि उसके अंदर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स को फॉलो किया जा सके। अब अकाउंटिंग स्टैंडर्ड जो होते हैं वो सबके लिए सेम है और सभी को अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स फॉलो करने मैंडेटरी है, ऐसा कानून है, ऐसा लॉ में लिखा गया। सर कहां पे लिखा गया बेटा? कंपनीज एक्ट 2013 में लिखा गया है कि हर कंपनीज को या हर एंटिटी को अकाउंटिंग स्टैंडर्ड फॉलो करना जरूरी है। अब ऐसा क्यों किया गया? ताकि सब लोग अगर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड फॉलो करेंगे तो सीधी सी बात है कि उनके जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स होंगे उसमें यूनिफॉर्मिटी आएगी, वो सिमिलर नेचर के बनेंगे, ताकि हम उनको कंपैरिजन ठीक से कर सकें, ताकि हम उनका एनालिसिस ठीक से कर सकें, ताकि हमें एक रिलायबल रिजल्ट्स मिल सके, हमें फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बेहतर मिल सके, ताकि उनकी प्रेजेंटेशन सेम होगी तो बस आप समझ पा रहे हैं कि हम उनका कंपैरिजन ठीक से कर पाएंगे। तो दिस इज द वन ऑफ द मेन रीजन कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स को लाना क्यों जरूरी था, क्योंकि अगर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स नहीं लाएंगे तो कोई
ट्रीटमेंट कुछ करेगा, कोई ट्रीटमेंट कुछ करेगा, हम उनका कंपैरिजन नहीं कर पाएंगे, हम उनका एनालिसिस नहीं कर पाएंगे, हम डिसीजन मेकिंग नहीं करेंगे, देयर आर स्लॉट ऑफ द इश्यूज। तो आइए पढ़ते हैं। तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स डील्स विद द इशू, और अकाउंटिंग स्टैंडर्ड से हमें क्या क्या सहायता मिलती है। तो सबसे पहले अकाउंटिंग स्टैंडर्ड से हमें हेल्प मिलती है कि इट ऑल्सो हेल्प्स टू रिकॉग्नाइजेशन ऑफ इवेंट्स एंड ट्रांजैक्शन, कि किन इवेंट्स और ट्रांजैक्शन को कंसीडर करना है, किसका ट्रीटमेंट क्या करना है, इसमें हमें हेल्प मिलती है। बहुत एलिमेंट्री लेवल के ऊपर आपके सिलेबस में है, बहुत बेसिक लेवल के ऊपर है, तो ज्यादा दिमाग पे जोर न डालना, सिर्फ जितनी बातें मैं आपके साथ में शेयर कर रहा हूं उसी को ध्यान से सुनेंगे तो आप क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पाएंगे। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड ऑल्सो डील्स विद द, एक तो उसको रिकॉग्नाइज करता है। रिकॉग्नाइज का मतलब कि क्या चीज इवेंट है, क्या चीज ट्रांजैक्शन है भी कि नहीं है, ट्रांजैक्शन होने के बाद में उस ट्रांजैक्शन की मॉनेटरी वैल्यू क्या है, दैट मींस द मेजरमेंट ऑफ द ट्रांजैक्शन एंड इवेंट। ट्रांजैक्शन को रिकॉग्नाइज्ड कर लिया कि हाँ ये ट्रांजैक्शन है, इसकी वैल्यू क्या है वो रिकॉग्नाइज कर लिया, अब उसको बुक्स में रिकॉर्ड कैसे किया जाए। तो प्रेजेंटेशन ऑफ द ट्रांजैक्शन एंड इवेंट्स, कि उसको बुक्स में रिकॉर्ड कैसे किया, आपने किस मेथड को फॉलो किया, आपने कौन सी अकाउंटिंग पॉलिसी को फॉलो किया, एंड फिर सबसे एंड में आता है कि उसका डिस्क्लोजर कैसे करना है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट। सबसे ट्रांजैक्शन को रिकॉग्नाइज किया, फिर उसको मेजर किया किस वैल्यू पर आना चाहिए, फिर उसको फाइनेंशियल स्टेटमेंट में रिप्रेजेंट कैसे करना है, फिर इन सब के अंदर हमने क्या चीजों को फॉलो किया, वो अल्टीमेटली फिर आपको फाइनेंशियल स्टेटमेंट के एंड में एज ए नोट्स टू अकाउंट्स आपको डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट बतानी पड़ेगी कि हमने कौन सा मेथड फॉलो किया, या कौन सी अकाउंटिंग पॉलिसी फॉलो की, या कौन सा अकाउंटिंग हेड फॉलो किया, ऑल दीज थिंग्स। आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले आता जी, अब बात आती है हमें इस चैप्टर में जो मेन सीखना है वो यही सीखना है कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बनते कैसे हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, जैसे कि हमारे पास में टोटल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड जो है वो 1 to 32 अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है, जिसके अंदर से एएस नंबर 6 खत्म हो चुका है, या मैं बोलूं विड्रॉ हो चुका है, और एएस नंबर 8 विड्रॉ हो चुका है। एएस नंबर 6 जो था वो उठ करके एएस नंबर 10 में आ चुका है, जिसका पुराना नाम होता था फिक्स्ड एसेट्स, और अब उसका नया नाम है पीपीई। ठीक है जी, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट। एएस नंबर 8 भी विड्रॉ हो चुका है, और इट विल बी इट वाज मर्ज्ड विद द एएस नंबर 26। एएस 6 जो है, अच्छा एएस 6 कौन सा था मेरे पास में, डेप्रिसिएशन से रिलेटेड बातें एएस 6 करता था, अब उसको एएस नंबर 10 में डाल दिया गया, मतलब खत्म नहीं किया है, सिर्फ नंबर 6 को हटा करके एएस 10 के साथ में मर्ज कर दिया गया है। उसी प्रकार से जो एएस नंबर 8 था वो था R&D, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, एंड नाउ इट वाज मर्ज विद द एएस नंबर 26 जो है इंटेंजिबल एसेट्स का। हालांकि आपको ना तो कोई नंबर याद करना है, ना किसी का नाम याद करना है, ना ये याद करने के कितने हैं, दिस ऑल आर द बेसिक इंफॉर्मेशन जो मैंने आपको बताई। हालांकि हमारे पास में जो, अब देखो जैसे कि मैं आपको एक चीज दिखाता हूं, अगर आप थोड़ा सा मेरे साथ में आगे बढ़ें तो मैं आपको दिखाना चाहता हूं कि दिस इज द लिस्ट ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, दिस इज द लिस्ट ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड एएस नंबर 1 2 3 4। जरा आप ध्यान से देखो, यहाँ पे भी लिखा है एएस 6 विड्रॉ हो चुका है, एएस 10 में चला गया है, एएस 8 विड्रॉ होकर एएस नंबर 26 में चला गया है। उसके बाद में वी हैव द टोटल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 29। सर आपने तो बोला था 32 अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स है, बेटा इसके अंदर एक चीज ध्यान रखना, एएस नंबर 30, 31 और 32, ये 3 अकाउंटिंग स्टैंडर्ड ऐसे हैं जो अभी तक मैंडेटरी नहीं है, सिर्फ और सिर्फ रिकमेंडेटरी है। रिकमेंडेटरी का मतलब कानून ने बोल रखा है कि आप चाहो तो इन 3 अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को फॉलो करो, चाहो तो आप इनको फॉलो ना करो, ये आपका ऑप्शन है। हम रिकमेंड करते हैं कि फॉलो करो, आप नहीं करना चाहते मत करो, आपकी इच्छा है। लेकिन 1 से लेकर 29 तक के जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है एक्सेप्ट 6 और 8 वो मैंडेटरी हैं, उनके अंदर आपकी चॉइस नहीं चलेगी। वो तो अगर आप किसी क्राइटेरिया को फुलफिल करते हो देन यू आर लाइबल टू कंप्लायंसेस ऑफ ऑल दीज अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। आर यू गेटिंग माई पॉइंट कि मैं क्या कहना चाह रहा हूं। तो हालांकि यहां पर एक बात साफ साफ लिखी गई है, द लिस्ट ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड गिवन अबव डज नॉट फॉर्म पार्ट ऑफ सिलेबस। यह आपके सीए फाउंडेशन के सिलेबस का हिस्सा नहीं है, हम आपको इंटर में आकर के पढ़ने का मौका देंगे, ऐसा इंस्टीट्यूट बोलता है। ठीक है, इट हैज बीन गिवन हेयर द नॉलेज ऑफ द स्टूडेंट ओनली। यहां पर देने का सिर्फ ओनली रीजन है कि आपको नॉलेज हो जाए। बट बेटा हमें भी पता है, आपको पता है, जो काम की बात है हम वो भी नहीं पढ़ते, तो जो काम की बात नहीं है उसको पढ़ने का तो सवाल ही नहीं पैदा होता। बट स्टिल डोंट वरी अबाउट इट, नहीं भी पढ़ना ना पढ़ो, सिर्फ ये नॉलेज है। और वो नॉलेज मैंने आपको बता दी कि टोटल इतने होते हैं, 3 रिकमेंडेटरी है, 29 मैंडेटरी, उसमें से भी 2 हट चुके हैं, 6 गया 10 में, 8 गया
26 में। नाम भी याद करना क्योंकि वो अभी जरूरत भी नहीं है। तो लेट्स मूव ऑन, आगे बढ़ते हैं। ठीक है जी, तो इसको आप छोड़ दें, ये सिर्फ लिस्ट है। ठीक है जी, तो अब हम बात करें कि ये जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है वो बनाता कौन है। अच्छा बेटा, एक चीज मैं आपको बता दूं, जैसे कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड थोड़ा सा आपको और आइडिया लग जाए, जैसे कि एएस नंबर 10 है, वो किसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट बताता है? वो आपको बताता है प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट। बोले तो वो आपको फिक्स्ड एसेट्स को कैसे ट्रीट करना है बुक्स में, इसका ट्रीटमेंट बताता है। कैश फ्लो स्टेटमेंट कैसे बनानी है, एएस 3 बताता है। इन्वेंट्री के वैल्यूएशन कैसे करना है, एएस नंबर 2 बताता है। और उसके बाद में रिवेन्यू को बुक्स में कब रिकॉग्नाइज करना है, कैसे करना है, वो एएस नंबर 9 बताता है। तो आप समझ पा रहे हैं, सबको इन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को फॉलो करते हुए बुक्स में ट्रीटमेंट करना पड़ेगा। दिस इज द इंपॉर्टेंस ऑफ एएस। क्यों फॉलो करना है, कारण मैंने आपको बता दिया, ताकि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को कंपेयर कर सकें, इन्वेस्टर्स उनको समझ सके, डिसीजन मेकिंग कर सके। देयर आर लॉट्स ऑफ मेनी यूजर्स। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो अब सवाल आता है कि ये एएस बनते कैसे हैं, तो अब हम उस पर चर्चा शुरू करते हैं। एएस बनते कैसे हैं बेटा? एएस बनते कैसे हैं, सबसे पहले किस चीज के लिए एएस बनाना है, उस एरिया को आइडेंटिफाई किया जाता है। फिर उस एरिया के ऊपर स्टडी करने के लिए एक स्टडी ग्रुप बनाया जाता है, कुछ लोगों का समूह बनाया जाता है जो उसके ऊपर वाद विवाद करके देखते हैं कि हां इस एरिया के ऊपर एएस बनाना है, इस एरिया में क्या प्रॉब्लम है, उस प्रॉब्लम का कैसे सॉल्यूशन निकाला जाए, उसके ऊपर वो डिस्कशन करते हैं। फिर एक ड्राफ्ट बनता है। ड्राफ्ट का मतलब जब सारी डिस्कशन होगी तो फिर उन्होंने एएस को लिखा, उसके अंदर सारा ट्रीटमेंट लिखा, डेफिनेशंस लिखी, मतलब एक तरह से पूरा अकाउंटिंग ट्रीटमेंट को लिखा। फिर उस ड्राफ्ट को लिखने के बाद में सर्कुलेट किया जाता है, लोगों को दिया जाता है कि आप पढ़ो, क्योंकि जितने ज्यादा लोग उसको पढ़ेंगे उतने ज्यादा लोग उसके अंदर अगर कुछ कमी होगी तो वो सारी कमियां सामने आएगी। तो उसके बाद सबके व्यूज लिए जाते हैं, डिफरेंट बॉडीज ऑन दी असर्टेनमेंट ऑफ द व्यूज ऑफ डिफरेंट बॉडीज ऑन द ड्राफ्ट। सभी लोगों के, जिन जिन लोगों को हमने वो ड्राफ्ट सर्कुलेट किया है, मतलब ऐसा नहीं है कि हमें भी वो मिलेगा, ड्राफ्ट हमें नहीं मिलेगा, जो बड़ी बड़ी जो उसके नॉलेजेबल पर्सन हैं उनको जाता है ये। जैसे मिनिस्ट्री ऑफ अफेयर को जाएगा, या उसके बाद में जो भी फाइनेंशियल्स के अंदर डिस्कस करते हैं, ठीक है, उन सबके पास में जाएगा। ठीक है, वो फिर अपने अपने व्यूज देते हैं कि इसमें ये दिक्कत है, इसको चेंज करो, ये करो, वो करो। ठीक है जी, फिर फाइनलाइजेशन ऑफ एक्सपोजर ड्राफ्ट, फिर सबके कमेंट्स लिए जाते हैं। फिर जो जो हमारे पास में हमें लगता है कि ठीक है, हाँ ये कमेंट ठीक है, ये चेंज होना चाहिए, तो फिर हम उसके अंदर मॉडिफिकेशन करते हैं। मॉडिफिकेशन होने के बाद में फाइनली वो उस एएस को हम क्या कर देते हैं, इशू कर देते हैं। और मजे की बात है, एएस कौन इशू करता है? एएस इशू करने वाला आपका अपना, हमारा अपना ICAI, द इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया, ही इस एएस को इशू करता है। ठीक है जी, और वो इश्यू तो क्या करते हैं, वो हमारे जी का जंजाल बन जाता है, फिर हमें पढ़ने पड़ते हैं, एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं, बड़ा सारी समस्या बेटे, लेकिन क्या करें बच्चों, यही जीवन है। ठीक है, तो दिस इज द होल प्रोसेस। सबसे पहले एरिया आइडेंटिफाई किया, उसके ऊपर काम करने के लिए ग्रुप बनाया, वो ग्रुप ड्राफ्ट बनाता है, अपनी रिलेटेड बॉडीज को भेजता है, एक्सपोजर जो ड्राफ्ट है उसको फाइनलाइज करते हैं, फिर हम लोगों के कमेंट लेते हैं, फिर उसमें मॉडिफिकेशन करते हैं, फिर फाइनली इशू कर देते हैं। बहुत बेसिक सा प्रोसेस है। इंट्रोडक्शन ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, इसमें कुछ चीजें हैं जो मेरे पास में काम की चीजें निकल कर आएंगी। सबसे पहले, अकाउंटिंग एज ए लैंग्वेज ऑफ बिजनेस कम्युनिकेट द फाइनेंशियल रिजल्ट्स ऑफ एन एंटरप्राइज टू वेरियस स्टेक होल्डर्स बाय द मीन्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। बिल्कुल ठीक बात है। इफ द फाइनेंशियल अकाउंटिंग प्रोसेस इज नॉट प्रॉपरली रेगुलेटेड, देयर इज पॉसिबिलिटी ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बीइंग मिसलीडिंग। अगर वो प्रॉपर नहीं होंगी तो किसी को गुमराह भी कर सकती है। टेंडेशियस एंड प्रोवाइडिंग ए डिस्टोर्टेड पिक्चर्स ऑफ द बिजनेस, एक गलत छवि बन जाती है व्यापार की, रेदर देन द ट्रू। क्योंकि अगर एएस फॉलो, मतलब अगर आपने प्रॉपर अकाउंटिंग ट्रीटमेंट फॉलो नहीं किए तो वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स गलत बनेंगे तो वो उसके ऊपर रिलायबिलिटी नहीं आएगी, लोगों को गलत इंफॉर्मेशन जाएगी, मार्केट में उसकी इमेज बिगड़ जाएगी। टू एंश्योर द ट्रांसपेरेंसी, साफ सुथरा, कंसिस्टेंसी और कंपेरेबिलिटी के लिए, रिलायबिलिटी ऑफ फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, इट इज एसेंशियल टू स्टैंडर्डाइज द अकाउंटिंग प्रिंसिपल एंड पॉलिसीज। हमने स्टैंडर्डाइज कर दिया कि यही फॉलो करना है सबको। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स प्रोवाइड फ्रेमवर्क एंड स्टैंडर्ड अकाउंटिंग पॉलिसीज फॉर ट्रीटमेंट ऑफ ट्रांजैक्शन। मैंने कहा जी, फ्रेमवर्क देता है और एक स्टैंडर्ड सेट करता है, उससे नीचे आकर के आप काम नहीं कर सकते। For treatment of events and transactions so that financial statement of different enterprises become comparable, ताकि उनकी, अगर वो सेम नेचर के होंगे तो हम उनको कंपेयर कर पाएंगे।
अकाउंटिंग स्टैंडर्ड आर रिटन पॉलिसी डॉक्यूमेंट, लिखित में होते हैं, इशूड बाय द एक्सपर्ट अकाउंटिंग बॉडी और बाय द गवर्नमेंट और अदर रेगुलेटरी बॉडी कवरिंग द एस्पेक्ट्स ऑफ रिकॉग्निशन, मेजरमेंट, प्रेजेंटेशन। मतलब वो सब चीजें फॉलो होनी चाहिए, उसमें रिकॉग्नाइजेशन क्राइटेरिया होना चाहिए, मेजरमेंट कैसे करना वो होना चाहिए, प्रेजेंटेशन और डिस्क्लोजर ऑफ अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन एंड इवेंट इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट कैसे करना है, ये उस एएस में कवर होना चाहिए। The ostensible purpose of the standard setting bodies is to promote the dissemination of timely and useful financial information to investors। सबसे मेन कारण क्या है, मेन पर्पज क्या है ऑफ द स्टैंडर्ड सेटिंग बॉडीज इज टू प्रमोट ए डिसमिनेशन ऑफ टाइमली एंड यूजफुल फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन, ताकि हम इन्वेस्टर्स के पास में काम की बातों को ठीक तरीके से प्रेजेंट करके भेज सकें, ताकि उनको डिसीजन मेकिंग लेने में, इन्वेस्टमेंट का डिसीजन लेने में किसी प्रकार की प्रॉब्लम नहीं हो। ठीक है जी। एंड सर्टन अदर पार्टीज हैविंग एन इंटरेस्ट इन द कंपनीज इकोनॉमिक परफॉर्मेंस, कुछ और लोगों को जैसे कि मैनेजमेंट है, एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट है, जो उनके फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को देख करके पता लगा सके भी हाँ भी ठीक है इंप्रूवमेंट होना चाहिए, या कंपनी के रिजल्ट्स कैसे हैं, या उनकी प्रेजेंटेशन बेहतर है कि नहीं है। ठीक है जी। द अकाउंटिंग स्टैंडर्ड डील्स विद द इश्यू ऑफ रिकॉग्नाइजेशन, मेजरमेंट, प्रेजेंटेशन एंड डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट। ठीक है जी, कि प्रेजेंटेशन ऑफ द, कि किस तरह से फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को डिस्क्लोज किया जाए जो कि मीनिंगफुल एंड अंडरस्टैंडेबल टू द रीडर हो, ताकि पढ़ने और देखने वाले को चीजें समझ में आए। और डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट विच शुड बी देयर टू अनेबल द पब्लिक एट लार्ज एंड स्टेक होल्डर, जो भी उसके अंदर शेयर होल्डर होते हैं उनको स्टेक होल्डर ही बोलते हैं, एंड पोटेंशियल इन्वेस्टर टू गेट इनसाइट, इनसाइट का मतलब समझते हैं उसकी डिटेल्ड जानकारी, इनटू व्हाट दीज फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर ट्राइंग टू रिफ्लेक्ट, कि वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स क्या दिखाना चाहते हैं, क्या बताना चाहते हैं, वो उन लोगों को डिटेल में पता लगे, पब्लिक को, उसके जो इन्वेस्टर्स है उनको। ठीक है जी। टू टेक प्रूडेंट एंड इन्फॉर्म्ड बिजनेस डिसीजन, ताकि वो ठीक से डिसीजंस ले पाए। तो आपको ये चार बातों पे बड़ा फोकस करना है, रिकॉग्नाइजेशन, मेजरमेंट, उसके बाद में रिकॉग्नाइज्ड मेजरमेंट एंड प्रेजेंटेशन इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट एंड डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट। ठीक है। तो अगर आप आने वाले टाइम में जब देखेंगे तो हर एस में आप पाएंगे कि वहां पे रिकॉग्नाइजेशन का कंसेप्ट आएगा, मेजरमेंट आएगा, उसको बुक्स में प्रेजेंट कैसे करना वो भी उसमें लिखा होगा, और डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट सबसे एंड में हर एस में आती है। ठीक है जी। चलिए आगे देखते हैं। उसके बाद में जी ऑब्जेक्टिव ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। ऑब्जेक्टिव हमने यहां पे साफ साफ लिख रहे हैं, एलिमिनेट द, जो हम कंपैरिजन नहीं कर सकते उसको दूर करना, एलिमिनेट द नॉन कंपेरेबिलिटी ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ठीक है जी। देयर बाय, ताकि उनके ऊपर विश्वसनीयता बढ़े, देयर इंप्रूविंग द रिलायबिलिटी ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, किसकी, डिफरेंट बिजनेस एंटिटीज की। और क्या है, प्रोवाइड ए सेट ऑफ स्टैंडर्ड अकाउंटिंग पॉलिसीज, वैल्यूएशन नॉर्म्स एंड डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट्स। ये एएस से हमें मिलता है। ठीक होगी बात। आगे देखेंगे बेनिफिट्स एंड लिमिटेशंस क्या है, बेनिफिट और लिमिटेशन देखते हैं। सबसे पहले मेरे पास में आता है ये इस फोटो से देख करके हम समझ सकते हैं। ठीक है जी। बेनिफिट क्या है देखें, सबसे पहले है जी स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ ऑल्टरनेटिव अकाउंटिंग ट्रीटमेंट। अगर हमारे पास में किसी चीज के एक से ज्यादा ट्रीटमेंट हैं तो उन ट्रीटमेंट में कौन सा ट्रीटमेंट हमें फॉलो करना चाहिए, ये एएस हमें बताता है, ताकि हमने उन ट्रीटमेंट को स्टैंडर्डाइज कर दिया। ठीक है जी। हमने एक बेंचमार्क सेट कर दिया, हमने एक लेवल बना दिया कि हाँ ठीक है आपको ये ही करना है, आपके पास बड़े सारे ऑप्शंस हैं, नहीं है, हमने उन सारे ऑप्शंस को हटा करके ये हमने प्रेफर कर दिया, दिस इज द प्रेफरेंस, आप इनमें से किसी को फॉलो करिए, या इसके अंदर से भी दिस इज द फर्स्ट प्रेफरेंस, इसको फॉलो करिए। आर यू गेटिंग माई पॉइंट। ठीक है जी। उसके बाद में और क्या बेनिफिट है, हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को कंपेयर कर सकते हैं कि पिछले साल के मुकाबले इस साल खर्चे बढ़े हैं, इनकम्स बढ़ी है, प्रॉफिट कैसे हैं, बढ़े हैं, कम हुए हैं, लॉस मेकिंग है, एसेट्स पे क्या प्रभाव पड़ रहा है, हमें क्या और नए डिसीजंस लेने चाहिए, या हमें कॉस्ट कटिंग करनी चाहिए, या हमें मतलब सेलिंग प्राइस को बढ़ाना चाहिए, कॉस्ट कम करनी चाहिए। ऑल दीज आर द रिजल्ट्स ऑफ कंपैरिजन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। तो और फाइनेंशियल स्टेटमेंट को ठीक से कंपेयर करने के लिए एएस को फॉलो करना जरूरी है, ताकि अकाउंटिंग ट्रीटमेंट
ठीक से हो सके, स्टैंडर्ड लेवल के हो सके, घिसे पिटे या मतलब ऐसा कुछ भी हम अकाउंट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में ना कर दें जिसको देख करके उस पर डाउट्स आए, उस पर क्वेश्चन मार्क लगे। ठीक है जी। उसके बाद में क्या है जी, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में लिखा जाता है कुछ एडिशनल चीजों को डिस्क्लोज करना है भी हर एएस में। अब जैसे वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्री है या जैसे एएस नंबर 1 है डिस्क्लोजर ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसी, तो मैंने अगर याद करो उस चैप्टर में आपको बताया था कि अगर आप कोई भी अकाउंटिंग पॉलिसी को चेंज करते हैं देन यू हैव टू डिस्क्लोज 4 थिंग्स। याद है आपको, ये एएस 1 की रिक्वायरमेंट है कि अगर आप कोई भी अकाउंटिंग पॉलिसीज में डिस्क्लोज करते हैं देन कोई भी अकाउंटिंग पॉलिसी में चेंज करते हैं देन यू हैव टू डिस्क्लोज ओल्ड पॉलिसी, न्यू पॉलिसी, उसको चेंज करने का रीजन बताओ और उसके चेंज करने से जो मटेरियल इफेक्ट आया है उसको भी बताइए। तो दिस इज द डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट। ये बातें आपको अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में लिखनी पड़ेगी। क्यों लिखनी पड़ेगी? क्योंकि एएस 1 में ये बात लिखी गई है और एएस 1 को फॉलो करना जरूरी है। तो देख रहे हैं एएस 1 को करने से कितनी चीजें सिस्टमैटिक हो गई है। हम कोई भी चीज छुपा नहीं सकते यूजर से, यूजर्स के पास में डिटेल्ड जानकारी जा रही है जिससे कि उसको कंपनी के बारे में डिसीजन लेने में कन्वीनियंस होती है। ठीक होगी बात। तो दीज आर द बेनिफिट्स। ठीक है। उसके बाद में बेटा मेरे पास में आती है जी इसकी लिमिटेशन। अब कुछ लिमिटेशंस भी हैं इसकी। लिमिटेशंस क्या है? डिफिकल्टी इन मेकिंग चॉइस बिटवीन डिफरेंट अकाउंटिंग ट्रीटमेंट। ये तो होना ही था और मजे की बात है इसको हटाने के लिए तो एएस लेकर आए। बड़े सारे अकाउंटिंग ट्रीटमेंट थे, चॉइस थी कि कुछ भी यूज करो, लेकिन एएस ने हमें रिस्ट्रिक्ट कर दिया। अब हम अपनी इच्छा से कोई भी अकाउंटिंग ट्रीटमेंट बुक्स में फॉलो नहीं कर सकते। रिस्ट्रिक्टेड स्कोप, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कैन नॉट ओवरराइड द स्टैट्यूट। स्टैट्यूट का मतलब होता है लॉ। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल कोई चीज है जिसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट एएस में भी लिखा गया है, जिसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट लॉ में भी लिखा गया है, लॉ का मतलब कंपनीज एक्ट में भी लिखा गया है। तो ध्यान रखना जब इन दोनों में भिड़ंत होती है एएस और कंपनीज एक्ट में तो हमेशा जीतता कौन है? कंपनीज एक्ट। ध्यान रखना, बात समझ में आती है? यानी कि कंपनीज एक्ट में जो बात लिखी गई है वो एएस में लिखी गई बात को ओवरराइड कर सकती है, लेकिन ओएस में जो लिखा गया है वो कंपनीज एक्ट की बात को ओवरराइड नहीं कर सकता। दैट मींस एएस का जो एरिया है, जो स्कोप है, वो बहुत रिस्ट्रिक्टेड है। ठीक है ना? वो कंपनीज एक्ट की बातों को काट नहीं सकता, लेकिन कंपनी एक्ट में जो बात लिखी गई है वो एएस की बात को काट सकती है। तो कहीं ना कहीं एएस का जो एरिया है, एएस का जो दायरा है वो रिस्ट्रिक्टेड है, उसका स्कोप कम है। यही बात यहां पे लिखी गई है। ठीक होगी जी बात? तो आप इसको डिटेल में पढ़ सकते हैं। अब हमारे पास में काम की बात आती है जी प्रोसेस ऑफ फॉर्मुलेशन ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड इन इंडिया। इंडिया में एएस बनने का कैसे बनते हैं तो ध्यान से पढ़ना जी, कुछ काम की बातें इसमें निकल कर आ सकती है। द इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट इंडिया बीइंग ए प्रीमियर अकाउंटिंग बॉडी। गर्व हो रहा है बेटा, गर्व होता है, प्रीमियर अकाउंटिंग बॉडी हम इन द कंट्री। took upon itself the leadership role, हमने इसका लीडरशिप रोल रखा है by constituting the accounting standard board in 1977। आईसीआई ने क्या किया? 1977 में सबसे पहले अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड का गठन किया, कॉन्स्टिट्यूट किया एएसबी। हो सकता है एग्जाम में क्वेश्चन है व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ एएसबी, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड। कब इसका कॉन्स्टिट्यूशन हुआ था? 1977 में। ठीक है। द आईसीआई हैज टेक सिग्निफिकेंट इनिशिएटिव, बड़े काम के कदम उठाए, बहुत महत्वपूर्ण कदम उठाए टू इन सेटिंग एंड इशूइंग प्रोसीजर ऑफ एएस टू एंश्योर दैट द स्टैंडर्ड सेटिंग प्रोसेस इज फुली कंसल्टेटिव एंड ट्रांसपेरेंट। हमने जो सेट किया है वो बड़ा ही मतलब कंसल्ट करके, मतलब ऐसे ही कोई भी चीज हम फाइनल नहीं करेंगे, बड़े सारे हमने उस पर लेवल बनाया, हर लेवल से होकर के निकलेगा तब जाकर के कोई चीज, मतलब प्रोसेस देख रहे हो आप, बहुत मतलब एकदम टाइट पोजीशन, मतलब एकदम टाइट प्रोसेस बनाया गया है। ठीक है। और बिल्कुल ट्रांसपेरेंट है, कोई भी हेराफेरी के चांसेस नहीं है। एएसबी कंसीडर्स आईएफआरएस। लो जी, एएसबी क्या करती है? जैसे कि इंडिया के अंदर अकाउंटिंग ट्रीटमेंट के लिए एएस है वो सिर्फ इंडिया में एप्लीकेबल है, वैसे ही अगर हम इंडिया के बाहर जाएंगे तो वहां पर भी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के नाम है, वहां पर भी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, लेकिन वहां पर उनका नाम एएस नहीं बोलते, वहां पर हम उनको बोलते हैं आईएफआरएस, इंटरनेशनल
फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड। अगेन क्वेश्चन आता है कि IFRS की फुल फॉर्म क्या है? इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड। अगर आपको याद हो, ये चैप्टर आपकी 11th क्लास में था, जो मैडम ने कभी नहीं पढ़ाया। वाइल फ्रेमिंग द इंड AS, आज की डेट में AS जो है उसका नया नाम आ चुका है इंड AS। ठीक है जी, ये हम आपके साथ में आगे जाकर के यूनिट नंबर 9 के ऊपर इसके ऊपर हम डिस्कशन करेंगे। बट अभी के लिए AS का समय बदल रहा है, AS अब बड़े हो रहे हैं और AS का नाम क्या हो गया है? इंटरनेशनल इंड AS। और इंड AS को कहां से बनाया गया है? IFRS की सहायता से। ठीक है जी, तो ये हम कहे टू बी कंटिन्यूड इन द यूनिट नंबर 9 में हम इसके ऊपर चर्चा करेंगे। आगे पढ़िए। एंड ट्राई टू इंटीग्रेट देम इन द लाइट ऑफ एप्लीकेबल लॉज। हम क्या कर रहे हैं? IFRS को इंड AS में कन्वर्ट कर रहे हैं। ठीक है जी, विद द एप्लीकेबल लॉज। हम इंडिया के अंदर लॉज अपने लॉ तो देखेंगे ना, हम यूं थोड़ा ना भी किसी कंट्री के अकाउंटिंग से सीधे सीधे यहां पर उठा लिए क्योंकि वो बढ़िया है, क्योंकि वो इंटरनेशनल लेवल के हैं, ऐसा नहीं। इंटरनेशनल लेवल के हैं, उनसे हेल्प लेंगे, लेकिन उनको एज इट इज हम इंडिया में अप्लाई नहीं कर सकते क्योंकि हमारे इंडिया के कानून अलग हैं। ठीक होगी बात? आगे पढ़िए। द कॉम्पोजिशन ऑफ ASB, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ध्यान रखना बेटे। अगर क्वेश्चन पेपर का लेवल जबरदस्त आया तो ये क्वेश्चन आने कैसा है? द कॉम्पोजिशन ऑफ ASB में कौन कौन आता है? रिप्रेजेंटेटिव ऑफ इंडस्ट्रीज। ठीक है जी, ये कुछ इंडस्ट्रीज हैं, CII, FI, CCI, ASSOCHAM। ठीक है जी, रेगुलेटर्स, academician, government department, etc. Although ASB is body constituted by the काउंसिल ऑफ ICAI, ICAI ने इस बॉडी को बनाया है। ASB इज इंडिपेंडेंट, जो कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बनाती है, एंड काउंसिल ऑफ ICAI इज नॉट एम्पावर्ड टू मेक एनी मॉडिफिकेशन इन द ड्राफ्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड फॉर्मुलेटेड बाय द ASB विदाउट कंसल्टिंग विद द ASB। भले ही ASB को ICAI काउंसिल ने बनाया हो, लेकिन ASB ने जो AS लिखा है उसके अंदर काउंसिल कोई भी मॉडिफिकेशन नहीं कर सकती विद प्रायर डिस्कशन विद द ASB। बात तो बिल्कुल ठीक है। द स्टैंडर्ड सेटिंग प्रोसीजर ऑफ द अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड कैन ब्रीफली आउटलाइन एज फॉलो। सबसे पहले क्या होता है जी? आइडेंटिफिकेशन ऑफ ब्रॉड एरियाज। वही जो ऊपर हमने एक पैराग्राफ पढ़ा था ना, आइडेंटिफाइड करेंगे, फिर हम एक स्टडी ग्रुप बनाएंगे, फिर उसके बाद में हम उसको क्या करेंगे? सर्कुलेट करेंगे। सर्कुलेट करने के बाद में जो भी और बॉडीज हैं हम उनको देंगे, फिर फाइनल ड्राफ्ट बनेगा, फिर उस फाइनल ड्राफ्ट को हम लोगों के पास में भेजेंगे ताकि हमारे पास में मॉडिफिकेशन के लिए कमेंट आ सके, फिर हम मॉडिफाई करेंगे और फिर फाइनली AS को इशू कर देते हैं। ठीक है जी, यही बात यहां पर लिखी गई है। सबसे पहले आइडेंटिफाई करेंगे, फिर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ स्टडी ग्रुप बनाएंगे, फिर उसके बाद में हम कंसीडरेशन ऑफ द प्रिलिमिनरी ड्राफ्ट प्रिपेयर्ड बाय द ASB और एंड रिवीजन इफ एनी। ठीक है, फिर उसको हम सर्कुलेट करेंगे ऑफ द अकाउंटिंग स्टैंडर्ड और आफ्टर रिवीजन ऑफ द ASB। किसको? काउंसिल मेंबर ऑफ द IC, बड़े बड़े लोगों को। स्पेसिफाइड आउटसाइड बॉडीज एज ए डिपार्टमेंट ऑफ कंपनी अफेयर्स। ठीक है जी, सेबी को भेजेंगे, कैग को भेजेंगे, CBDT सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस को भेजेंगे, और स्कोप स्टैंडिंग कॉन्फ्रेंस ऑफ पब्लिक। मतलब आप देख रहे हो इनके अंदर बड़ी सारी फुल फॉर्म्स है। हम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो इसके अंदर किसी की भी फुल फॉर्म पूछे का क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, फिर उसके बाद में हम मीटिंग करते हैं विद द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द स्पेसिफाइड आउटसाइड बॉडीज। ये जो आउटसाइड बॉडीज थी ना, स्पेसिफाइड आउटसाइड बॉडीज, इनके जो रिप्रेजेंटेटिव है उनसे मीटिंग करते हैं और उनके हम व्यूज लेते हैं। फिर हम एक्सपोजर ड्राफ्ट को फाइनलाइज, एक बार हमने आपस के बड़े बड़े लोगों से मिलकर उसको फाइनल कर दिया, बट फिर भी ऐसा हो सकता है कि कोई बात इन बड़े बड़े लोगों के दिमाग में भी नहीं आई। फिर हम क्या करते हैं? इसको आगे बाहर भेजते हैं। ठीक है जी, बाहर भेजते हैं किसके लिए? ताकि हम उस पर कमेंट ला सकें, और कमेंट करने के बाद में हम उसमें क्या करते हैं जी? एक्सपोजर ड्राफ्ट के अंदर उन जो कमेंट्स हैं उनको कंसीडर करते हैं। ठीक है जी, टू फॉर इट्स कंसिडरेशन एंड अप्रूवल फॉर द इशुएंस। उसके बाद में हम क्या करते हैं कि इसको सबमिट कर देते हैं काउंसिल ऑफ ICAI के पास में। काउंसिल ऑफ ICAI क्या करती है जी? इसके अंदर इफ फाउंड, अगर इसमें कोई नेसेसरी मॉडिफिकेशन ऑफ है तो वो इसके अंदर मॉडिफिकेशन हो जाती है, और फाइनली हम क्या करते हैं? अकाउंटिंग स्टैंडर्ड ऑन द रेलेवेंट सब्जेक्ट फॉर नॉन कॉर्पोरेट एंटिटी इज देन इशूड बाय द ICAI। फॉर कॉर्पोरेट एंटिटी हम सिर्फ किसके लिए इशू करते हैं? नॉन कॉर्पोरेट एंटिटीज के लिए। कॉर्पोरेट एंटिटीज के लिए कौन इशू करता है? सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। दिस पॉइंट इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है जी, दिस पॉइंट इज इंपॉर्टेंट।
ठीक है जी। तो हम ध्यान रखना, ICAI अकाउंटिंग स्टैंडर्ड किसके लिए इशू करती है? नॉन कॉर्पोरेट एंटिटीज के लिए। और कॉर्पोरेट एंटिटीज के लिए कौन इशू करता है? सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो ध्यान रखना, ये बड़ा काम का पॉइंट है, इस पे क्वेश्चन बनने के पूरे पूरे आसार हैं। अब उसके बाद में हमारे पास में थे लिस्ट, जिसके लिए मैंने आपको बोला कि लिस्ट की चर्चा हमें आपके साथ में इस सिलेबस में नहीं करनी है। तो बेटा इसी के साथ मेरे पास में यूनिट नंबर 8 जो है वो कंप्लीट होती है। तो प्लीज मेरा आप सब बच्चों से निवेदन है कि इस यूनिट को एक बार इस ICAI स्टडी मटेरियल से आप पूरा स्टडी कर लेंगे। जो जो बातें काम की हमने आपके साथ में देखी उसको आप अंडरलाइन कर लेंगे, और लेटर ऑन फिर आप इसके जो क्वेश्चंस हैं वो आप अटेम्प्ट कर लीजिएगा। ठीक है जी। और इसको बिल्कुल प्लीज बिल्कुल अच्छे से ध्यान से आप पढ़ लीजिएगा। ठीक है जी। तो जो भी इसके अंदर क्वेश्चन है वो आप अटेम्प्ट कर लीजिएगा। ठीक है जी। तो इसी के साथ हमारे पास में यूनिट नंबर 8 होती है जी कंप्लीट। और हमेशा की तरह आज भी आपको पढ़ा करके उतना ही अच्छा लग रहा है जितना हमेशा लगता है। बाकी चर्चा करते हैं अगली क्लास में। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। टाटा, बाय बाय, गुड लक।